हेलो दोस्तों, मैं दिवाकर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए कि जैसा कि पहला क्वेश्चन है हमारा, लोहे लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोल क्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए, ये आपको बताना है। जैसा क्वेश्चन है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही है, ऑप्शन ए इज आर राइट आंसर। ठीक है। क्या लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है? तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी दिया है एनाल्जेसिक और ऑप्शन सी है एंटेसिड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एंटेसिड। क्या हो जाएगा? एंटेसिड। अपच का उपचार करने के लिए एंटेसिड औषधि का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है हमको ग्रीज लगाकर, ऑप्शन बी दिया है पेंट लगाकर, ऑप्शन सी दिया है जिंक की परत चढ़ाकर, ऑप्शन डी है ये सभी। तो बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जिंक की परत चढ़ाकर। जिंक की परत चढ़ाकर लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाकर इसका विधि जो है वो सबसे उपयुक्त है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि? ये आपको करेक्ट बताना है। ऑप्शन इसमें दिया है, क्या टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है? ऑप्शन बी है टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है। ऑप्शन सी है टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यही, टिन की अपेक्षा जिंक क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि क्या? मतलब ही आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है हमको, ऑप्शन ए है भोजन पूरी तरह से नहीं पका है, ऑप्शन बी है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, और ऑप्शन सी है ईंधन आई है, और ऑप्शन डी है ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज अ राइट ऑप्शन। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। देखते अपना बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है कहाँ होती है? ये आपको बताना है। देखते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए दिया है हमको कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन बी दिया है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगला क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया है द्रुमिका क्वेश्चन, ऑप्शन बी दिया है सिनेप्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिनेप्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, इसमें आप टिक लगाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं? ये आपको बताना है, कौन मादा में मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए, तो इसका ऑप्शन ए दिया है अंडाशय, मादा जनन में होता है गर्भाशय, और ऑप्शन सी है शुक्रवाहिका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका। निम्न में से मानव में मादा जनन तंत्र का भाग शुक्रवाहिका नहीं है, हिंडर जनन तंत्र का भाग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किस से अधिक समानता मिलती है? ये आपको बताना है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किस से अधिक समानता मिलती है? तो ऑप्शन ए दिया है चीन के विद्यार्थियों से, ऑप्शन बी दिया है चिंपैंजी से, ऑप्शन सी है मकड़ी से, ऑप्शन डी है जीवाणु से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चा? बताइए। ऑप्शन ए
ऑप्शन ए इज अ राइट ऑप्शन। चीन के विद्यार्थी से विकासीय दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक अगर समानता मिलती है तो किससे हो जाएगा? चीन के विद्यार्थी से। ऑप्शन डी, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण में कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए, अब हमको उत्तल दर्पण दिया है, चूंकि क्या दिया है? उत्तल दर्पण। तो इसका मतलब ये, इसमें जो फोकस दूरी होगा एफ, क्या होगा? एफ। तो एफ बराबर काहे में होगा? प्लस में होगा। काहे में होगा? प्लस में होगा, 15 सेंटीमीटर। और अगर बिंब की दूरी पर रखा है, इतनी दूरी पर रखा है, तो इसका मतलब ये क्या दिया है? यू दिया है। क्या दिया है? यू। और उत्तल दर्पण में यू की दूरी काहे में लिखेंगे? माइनस में। काहे में लिखेंगे? माइनस में। वस्तु की दूरी को काहे से लिखते हैं? यू से, और वो काहे में हो जाएगी? माइनस में। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है? वी। क्या पूछ रहा है? वी। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो, यह बराबर कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। यू बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर। फिर अब आपको सूत्र लगाना है। क्या है इसका? फार्मूला क्या होता है? 1/यह बराबर 1/v प्लस 1/यू। देखिए, ये दर्पण के लिए। अगर कभी लेंस के लिए पूछता है तो 1/यह बराबर 1/v माइनस का 1/यू होता है। ये आपको जो रिलेशन दी हुई है ये भी आपको याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में यही पूछ लेता है कि आप हमको फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी एवं वस्तु की दूरी के बीच में क्या रिलेशन बनता है, क्या संबंध है, उसका सही सूत्र क्या है। तो क्या हो जाएगा? ये 1/यह बराबर 1/v प्लस 1/यू। अगर ये लेंस के लिए होगा तो क्या होगा? 1/यह बराबर 1/v माइनस का 1/, यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, लेंस में। ठीक है, चलते हैं आज से। तो हमको चाहिए क्या? v। क्या चाहिए? v। जब हमको v चाहिए तो v को अपन लोग u को जो है इस साइड में ले आए, तो 1/यह बराबर 1/यू काहे का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 1/v निकाल लेंगे ऐसे। 1/यफ, यफ का मान कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पर कितना माइनस है, और u का मान भी कहाँ में दिया है? माइनस में। तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1/15 प्लस 1/10। और 15 और 10 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? 30। तो 15 दूनी 30, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 10 तियाँ 30, 3 हो गया, 2 3 5, 5 कितना? 30, 5 इक्कन्ना 5, 5 छक्का 30, 1/6। 1/v का मान कितना? 1/6। तो v बराबर क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। अब जी v प्लस में आया है तो इसका मतलब क्या? दर्पण के पीछे आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ये हमको ध्यान रखना। चलते हैं अगले सवाल। अगला क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी है लगभग। ठीक है, ये आपको बतानी है। जैसा कि ऑप्शन ए दिया है हमको 25 मीटर। क्या दिया है? 25 मीटर। और ऑप्शन बी दिया है 2.5 सेंटीमीटर। और ऑप्शन सी दिया है 25 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन सी, 25 सेंटीमीटर। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर है। चलते हैं अगले सवाल। और अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? यह आपको बताना है कि विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, यानी P बराबर क्या होता है? P शक्ति होता है। P बराबर क्या होता है? VI। क्या होता है? P बराबर VI। और जब V बराबर ये भी हो जाएगा, और आई स्क्वायर आर, ये भी हो जाएगा, और वी स्क्वायर बटी आर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आई आर। वी बराबर आई आर नहीं होता है, वी बराबर आई आर नहीं होता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। और अगला सवाल है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट या 100 वाट, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है? यानी क्या पूछ लिया? शक्ति पूछ लिया हमसे, पी पूछ रहा है। देखिए, इसमें क्या दिया है सवाल में? किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट है, तो इसका मतलब हमको क्या दिया? विभवांतर। तो V बराबर कितना दिया है? 220 वोल्ट। और 100 वाट, 100 वाट का मतलब काहे का मात्रक है? शक्ति। शक्ति हमको कितनी दी? P बराबर 100 वाट। इससे हम लोग R निकालेंगे। जब बोला जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं, यानी 110 वोल्ट फिर से इसको, जो विभवांतर कितना हो जाएगा? 110, तब इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होगी? देखिए, इसका हाल है V बराबर कितना दिया? 220 वोल्ट। P बराबर हमको कितना दिया? 100 वाट। अब इसका जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है, P बराबर V स्क्वायर बटे R। अब अपन को R चाहिए, तो R बराबर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बटे P। तो R बराबर V स्क्वायर बटे P। देखिए, V का मान कितना दिया? 220 वोल्ट। कितना दिया है? 220 वोल्ट। अब V बराबर V स्क्वायर, तो क्या 220 गुणे 220, और बटे में क्या? P का मान कितना दिया है? 100 वाट।
तो नीचे क्या रख लिया 100 वाट। एक जीरो से एक जीरो काट दिए, तो 22 और 22 के 22 है हम 484। अब आर का मात्रक, आर बोले तो प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम, तो 484 ओम आया। फिर उसने बोला था कि जब बल्ब 110 वोल्ट, क्या बल्ब 110 वोल्ट, ये क्या है वोल्ट है, क्या है वोल्ट है, ठीक है, ये पाई नहीं है, वोल्ट पर प्रचालित करते हैं, तो अब हमको बताना है कि P बराबर कितना हो जाएगा। तो P डैश बराबर क्या हो जाएगा, V डैश इसका जो V दूसरा दिया है वो कितना दिया है 110 वोल्ट दिया है, और R तो 110 गुणे में 110 और बटे में कितना हो जाएगा R कितना हमने अभी निकाला है कितना 484, तो 110 गुणे 110 बटे 484। अब इसको हल करना है, तो क्या 22 पंचे 110 और 22 22 हम 484, 22 आया तो 22 इक्कन 22 और 22 पंचे 110, पचम 25 वाट। तो पी डैश बराबर कितना हो जाएगा 25 वाट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 25 वाट, क्या हो जाएगा भाई 25 वाट। ऑप्शन डी इज अ राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज अ राइट ऑप्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो, ठीक है। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अब अगला सवाल है, सही विकल्प पर चयन कीजिए। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, ये आपको बताना है कि कितने चक्कर के पश्चात परिवर्तन होता है। ऑप्शन दिया है हमको, पहला 2, ऑप्शन बी है 1 और ऑप्शन सी है आधे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में आधे परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आधे, क्या हो जाएगा आधे। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते, यानी सौर सेल का जो होता है सौर पैनल, उसका उपयोग कब नहीं कर सकते, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग बता सकते हैं। जैसे पहला दिया धूप वाले दिन, उस दिन तो आराम से हो सकता है। फिर दिया बादलों वाले दिन, ठीक है, इस दिन नहीं हो सकता है। गर्म दिन और पवन वाले दिन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, बी क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग बादलों वाले दिन नहीं कर सकते। और अगला सवाल है, निम्न में कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं, पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं, ये आपको बताना है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, सही बात है। ऑप्शन बी, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट यानी बल्ब तथा पंखे का स्विच बंद कर देना, ये भी अच्छी बात है। माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ये सभी उपरोक्त सभी, ठीक है। अब देखिए ए बी सी तथा डी विलेनों के पीएच मान हमको दिए हैं, यानी ए का पीएच मान कितना दिया है 11 क्रमशः लगाए, बी का कितना दिया है 9 और सी का कितना दिया है 3.5 और डी का कितना दिया है तो 6.5। इनमें से सर्वाधिक क्षारीय विलयन कौन सा, ये आपको बताना है कि इसमें सबसे अधिक क्षारीय विलयन कौन सा है। तो जो क्षार विलयन कौन से होते हैं, जो 7 से अधिक होते हैं। तो पहली बार 3.5 और 6.5 ये तो कट ही जाएंगे, तो ऑप्शन क्या होता है 11 और 9.5। या ए किसका है 11 का है और बी किसका है 9.5 का है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा 11 का, जिसका जिसका क्या होगा 11 पीएच मान होगा, भाई वही तो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए, मतलब जो ए है, ए किस में दिया ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में क्या दिया ए, तो ए क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन सी, सी में क्या दिया ए का मान कितना दिया 11, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल। अगला क्वेश्चन है, धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो धातु है उनको पतले तार में खींचने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है तन्यता, ऑप्शन बी दिया है घात वर्धनीयता और ऑप्शन डी सी दिया है ध्वनिकता और ऑप्शन डी दिया है सुचालकता। इसका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए क्या हो जाएगा जल्दी से, तन्यता या आघात वर्धनीयता, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा तन्यता, क्या है भाई तन्यता, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम बताइए।
तो उसका एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? एथेनल। क्या हो जाएगा? एथेनल। एथेनल इज अ राइट ऑप्शन। एथेनल इज अ राइट ऑप्शन। ए क्या हो जाएगा? ए। ठीक, चलते हैं अगले सवाल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक ग्रंथि जठर ग्रंथि नहीं है? ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया है जठर ग्रंथि नहीं है। कौन सी जठर ग्रंथि नहीं है, ये आपको बताना है। कार्डियक ग्रंथि क्या है? ऑप्शन कार्डियक ग्रंथि, ये तो होती है जठर ग्रंथि, यानी पेट में ही होती है। ऑप्शन बी क्या दिया? पाइलोरिक ग्रंथि, ये भी जठर ग्रंथि है। ऑप्शन सी है फंडिक ग्रंथि, ये भी क्या है? जठर ग्रंथि है। और ऑप्शन डी है लार ग्रंथि, तो ये क्या है? ये नहीं। ऑप्शन डी इज अ राइट, जठर ग्रंथि नहीं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका जवाब आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑप्शन दिया एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का, आवेश का, विद्युत वाहक बल का, या विद्युत धारा का? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।